Hey guys, welcome to Biology Binge Insight Learning. If you have not subscribed to my channel yet, then first subscribe it so that you do not miss any update, and do not forget to like and share the videos. So here you will be learning about glycogenolysis. ग्लाइकोजिनोलाइसिस को समझने के लिए हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में और इसे समझेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में दो पार्ट्स हैं, वन इज़ ग्लाइकोजन, सेकंड इज़ लाइसिस। तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब भी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है तो हम उसे कहते हैं लाइसिस। यहाँ किस चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए हम इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। सो जो मीनिंग है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ती है कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना पड़ता है हमारी बॉडी को? तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन तब ज़रूरी होता है जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड शुगर कम हो गई है। तो जब भी ब्लड ग्लूकोज कम होगा उस टाइम पर ग्लूकोज को कहीं से तो बनाना पड़ेगा। तो अब इस ग्लूकोज को बनाने का काम किसका है? ग्लाइकोजन का है। ये ग्लाइकोजन कहाँ से आया? ये ग्लाइकोजन ऑलरेडी स्टोर्ड होता है हमारे सेल्स के अंदर, क्योंकि हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, स्पेशली जब कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं इन अ फॉर्म विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन है क्या? ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज फॉर्म है। सो दिस इज़ वेयर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है। इट इज़ द इंट्रासेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। सेल्स के अंदर ही ये ब्रेकडाउन चलता है। इसके लिए ग्लाइकोजन को सेल से बाहर नहीं आना पड़ता, क्योंकि वो सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहीं पर उसका ब्रेकडाउन होता है। एंड ग्लाइकोजन, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। प्लांट्स में जो स्टोरेज फॉर्म है उसे हम स्टार्च कहते हैं। इट इज़ अगेन अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, लेकिन प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में होता है और एनिमल्स के अंदर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ज़्यादातर ये मसल सेल्स, लिवर सेल्स, एडिपोज टिश्यूज़ जो है वहाँ पर ये ज़्यादा अमाउंट में होगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे सेल्स हैं, होगा उनमें भी, लेकिन इन सेल्स के अंदर इसका जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। हेंस वी कैन से कि यहाँ हो क्या रहा है, पहले बॉडी के अंदर जो भी हमने कंज्यूम किया उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को फिर सेल्स के अंदर स्टोर कर दिया गया। अब जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी या ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो जब भी ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा, ग्लाइकोजन को रिकन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज। सो इट इज़ द रिकन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब समझने के लिए कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, यू नीड टू हैव अ लुक एट देयर स्ट्रक्चर्स। तो ये उनका केमिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज़ अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मीन्स एक जैसी यूनिट्स का ही बना है। ऐसी यूनिट्स जो बहुत बार रिपीट होंगी, मिलकर पॉलीमराइज करके दे विल टुगेदर फॉर्म ग्लाइकोजन। तो ये एक होमोपॉलीमर है। रिपीटेड यूनिट्स हैं। किस चीज़ की रिपीटेड यूनिट्स हैं? अल्फ़ा डी ग्लूकोज की ही रिपीटेड यूनिट्स हैं। तो ये जो रिपीटेड यूनिट्स हैं ये वाली, दीज ऑल आर अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें ये तो क्लियर हो गया कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो मिलकर ग्लाइकोजन को बना रहे हैं। एक दूसरे के साथ लिंक्ड कैसे हैं ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स? तो यहाँ पर दो तरह की बॉन्ड्स होंगी। एक तो वो बॉन्ड होगी जो स्ट्रेट चेन के अंदर बॉन्ड होगी, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि वो किसके अंदर है? एक ग्लूकोज यूनिट के फोर्थ नंबर कार्बन और दूसरे ग्लूकोज यूनिट के नंबर 1 कार्बन के बीच में है, इसीलिए हम उसे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अल्फ़ा इसलिए क्योंकि दोनों ही जो यूनिट्स हैं जिनमें ये बॉन्ड बन रहा है वो दोनों अल्फ़ा फॉर्म्स ही हैं इसलिए। और 1,4 क्योंकि उनके 1 और 4 नंबर कार्बन जो है उनके बीच में ये बॉन्ड इस्टेब्लिश्ड है। तो पहले तो ये वाली बॉन्ड हो जाएगी। अब दूसरी वाली बॉन्ड जो होगी वो ब्रांचेस के बीच में होगी। जो ये एक ब्रांच है जो कि एक साइड चेन है, ये इस मेन चेन के साथ कैसे एसोसिएटेड है? ये दूसरे तरह के बॉन्ड से एसोसिएटेड है, एंड इट इज़ इन बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स। इसीलिए हम इसे अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का।
अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज जिसमें इसका रिकन्वर्जन हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की। जो हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज उनमें से एक है। तो ये ग्लाइकोजन जो इट वाज अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, तो क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ग्लूकोज यूनिट्स थे, उनके बीच में बॉन्ड्स थे, इसका रिकन्वर्जन हो जाता है इनटू अ वेरी सिंपलर फॉर्म एंड इट इज़ कॉल्ड द ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम इस मैकेनिज्म में यही पढ़ेंगे कि कैसे ये जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। नाउ साइट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता कहाँ पर है? एज आई टोल्ड यू कि होता तो ये सभी सेल्स में है, लेकिन मसल सेल्स, लिवर सेल्स, एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं वहाँ पर ग्लाइकोजन जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है एज अ स्टोर्ड फॉर्म। तो वहाँ पर जो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है इसका ये इनकी मेन साइट है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जो मेन साइट है वो है सेल्स इन द मसल, लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज हेयर अगेन कि ये होता कब है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कब होगा? तो ये तब होगा जब ब्लड शुगर लेवल विल फॉल बिलो द नॉर्मल। उस टाइम पर जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो स्टार्ट होता है जिसमें ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा। एक एक करके जो मोनोमर यूनिट्स हैं ग्लूकोज के वो उतरेंगे और वो उतर कर दे विल देन प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो इसके मैकेनिज्म में 5 स्टेप्स होंगे। द फर्स्ट वन विल बी द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम एक्टिवेट होगा फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। बिना इस एंजाइम के आगे के स्टेप्स नहीं पॉसिबल है क्योंकि जब तक सेकेंड स्टेप नहीं होगा तब तक ये जो मैकेनिज्म है ये आगे नहीं चलेगा। तो जो एंजाइम फॉस्फोराइलेज है वो एक तरह का रेगुलेशन का काम भी करता है, मतलब इफ़ इट इज़ अवेलेबल तभी जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो हो सकेगी, अदरवाइज इट विल नॉट टेक प्लेस। तो अब हम चलते हैं इसके सबसे पहले स्टेप पर, दैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम फॉस्फोराइलेज। अब ये कैसे एक्टिवेट होता है? सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन अपना रोल प्ले करता है एंड दैट हार्मोन इज़ अड्रेनालिन हार्मोन। ये अड्रेनालिन हार्मोन जो है ये अड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। ये तब निकलता है जब ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। तो अब बॉडी को कैसे पता चलेगा कि जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कम हो गया है? बॉडी को तब पता चलता है जब ये एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये रिलीज ही तब होता है जब भी ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। नाउ अब एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो जब रिलीज होगा तो इट विल देन स्टार्ट द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। एड्रेनालिन आकर एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। दिस एंजाइम इज कॉल्ड द एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम। तो जब भी एड्रेनालिन आया तो ये एड्रेनालिन ने आकर इस एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। इस एंजाइम का काम क्या है? जो एटीपी होती है दैट इज अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसे साइक्लिक एएमपी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दो फॉस्फेट्स का रिमूवल हो जाएगा और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू साइक्लिक एएमपी। दिस इज एडेड बाय द एंजाइम एडेनाइल साइक्लेज, जो खुद कब एक्टिवेट हुआ? जब उसे एड्रेनालिन की तरफ से कोई सिग्नल मिला। जब एड्रेनालिन रिलीज हुआ, आकर सेल्स के साथ उसकी इंटरेक्शन हुई, तब एड्रेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ और उसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट किया। अब ये साइक्लिक एएमपी कहाँ रिक्वायर्ड है? ये साइक्लिक एएमपी फिर जाकर इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। जो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज है वो जब एक्टिवेट हो जाएगा इट विल बिकम एक्टिव प्रोटीन काइनेज एंड इट इज एक्टिवेटेड बाय दिस साइक्लिक एएमपी। ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज फिर जाकर इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। इस फॉस्फोराइलेज एंजाइम के लिए ये सब ऊपर से चला और अल्टीमेटली जो इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज एंजाइम है इट विल बी एक्टिवेटेड बाय दिस एक्टिव प्रोटीन काइनेज into another form and it is its active form which is called active phosphorylase। यहाँ पर एक एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इन टोटल ये स्टेप किस चीज़ के लिए था? फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेज इसके बाद फॉस्फोराइलेशन करवाने वाला है।
Then comes the second step, that is the phosphorylation. अब फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन में जो ग्लाइकोजन है जो कि सेल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में पड़ा है, इस ग्लाइकोजन की फॉस्फोराइलेशन होगी, दैट इज़ इसके साथ एक फॉस्फेट आकर ऐड होगा। इस फॉस्फेट के ग्लाइकोजन के साथ ऐड होने के लिए इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज एक्टिव फॉस्फोराइलेज ए एंजाइम एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिड्यूसिंग एंड पर आकर ऐड होता है ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद देयर अकर्स द क्लीवेज ऑफ द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है। तो ये जो एंजाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड था इट वाज दिस फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इसे हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज भी कहते हैं। To make it more clear, I would like to take the help of this diagram. इस डायग्राम में यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये वाला एंड होगा, एक जो रिड्यूसिंग एंड होगा उसके साथ आकर फॉस्फेट ऐड होगा। जैसे ही फॉस्फेट ऐड होगा ये यूनिट यहाँ से उतर जाएगी और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका दैट इज ट्रांसफरिंग एंड डी ब्रांचिंग। अब देखते हैं ट्रांसफरिंग एंड डी ब्रांचिंग में क्या होने वाला है। यहाँ पर दो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो वही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, एज आई मैंशनड अर्लियर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बिना ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो एंजाइम है ये तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, इसके साथ एक और एंजाइम चाहिए, इट इज़ ओलाइगोग्लूकेन ट्रांसफरेज एंजाइम। ओलाइगोग्लूकेन ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम वही सेम है कि उसका क्या काम है, ग्लाइकोजन के साथ एक फॉस्फेट को ऐड करना, और वो जो ग्लाइकोजन के साथ जब एक फॉस्फेट को ऐड करेगा वहाँ से 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो उतरकर ग्लाइकोजन की चेन से अलग हो जाएगा। ये काम तब तक चलता है जब तक जो साइड चेन्स हैं, क्योंकि जो इस एंजाइम का काम है ये साइड चेन्स के ऊपर होता है, मेन चेन के ऊपर बाद में पहले साइड चेन्स के ऊपर इसका काम होता है। तो जब तक साइड चेन जो है उसके साथ सिर्फ 4 ग्लूकोज यूनिट्स नहीं रह जाते हैं तब तक ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये अपना काम करता है, टिल द टाइम द साइड चेन इज लेफ्ट विद ओनली 4 ग्लूकोज यूनिट्स। जब 4 ग्लूकोज यूनिट्स रह जाएंगी तब हम उस चेन को कहेंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन चेन। दिस यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम। ये वाला एक मेन चेन है ग्लाइकोजन का और ये उसका साइड चेन है जो कि उसकी ब्रांचिंग से बना है। जो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज यूनिट्स लगे हुए हैं इनके अंदर जो एसोसिएशन है या बॉन्डिंग है वो 1,4 टाइप बॉन्डिंग है, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो 1,6 टाइप बॉन्डिंग होगी। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इस साइड चेन पर काम करता है और वो तब तक यहाँ से जो यूनिट्स हैं उनको रिमूव करता रहेगा ग्लूकोज यूनिट्स को जब तक यहाँ पर 4 ग्लूकोज यूनिट्स नहीं रह जाते हैं। जब यहाँ पर 4 ग्लूकोज यूनिट्स रह जाएंगे तो हम उसे लिमिट डेक्स्ट्रान कहते हैं। जो नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पर काम करेगा दैट विल बी द ट्रांसफरेज एंजाइम विच आई मेंशन्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओलाइगोग्लूकेन ट्रांसफरेज। इसका क्या काम क्या होगा कि जो यहाँ पर 4 ग्लूकोज यूनिट्स रह गए हैं इनमें से 3 ग्लूकोज यूनिट्स को उठाकर ये आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है टू द मेन चेन। मेन चेन पर उनका ट्रांसफ़र कर देता है, वहाँ पर वो फिर से 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ इस मेन चेन के साथ लिंक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ग्लूकोज यूनिट रह जाता है। जो ये ग्लूकोज यूनिट होगा दिस विल बी दी वन जिसका रिमूवल किया जाता है और ये जाकर फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये वो वाला ग्लूकोज यूनिट है जो यहाँ से रिमूव होगा फ्रॉम द ग्लाइकोजन चेन। अब यहाँ पर जो चेन बच गई है इसके ऊपर फिर से जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो अपना काम दोबारा करेगा और इस तरह से एक एक करके जो ग्लूकोज यूनिट्स है वो यहाँ पर रिमूव होते जाएंगे टिल द टाइम जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल नहीं हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दी आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाएगा, सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन चेंज की जाएगी। जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वहाँ से रिमूव हुआ था उसे अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जाएगा, दैट इज़ उसका आइसोमर ही बन जाएगा। दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम एंड इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। This converts glucose 1 phosphate into glucose 6 phosphate.
यहाँ पर एक और भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज़ मैग्नीशियम आयंस। यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस की भी रिक्वायरमेंट है। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेप दैट इज़ द डीफॉस्फोराइलेशन। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसका फॉस्फेट का यहाँ पर रिमूवल किया जाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लूजेज इट्स फॉस्फेट मॉलिक्यूल हेयर। होता ये कैसे है? जब हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर की प्रेजेंस में जो लाइसिस किया जाता है, जो ब्रेक डाउन किया जाता है, उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो वाटर की प्रेजेंस में ये जो फॉस्फेट इस ग्लूकोज के साथ अटैच्ड है उसका रिमूवल किया जाएगा। यहाँ पर एक again there is another enzyme required and it is called glucose 6 phosphatase enzyme. Whenever there is a removal of something, पीछे उसके पीछे ase लगा दिया जाता है, that indicates that there is a removal of something. तो यहाँ पर glucose 6 phosphatase है क्योंकि यहाँ पर phosphate का removal किया जा रहा है, तो this enzyme is required here. अब ये जो enzyme है it is present only in the liver. तो दैट मीन्स सिर्फ लिवर ही वो पार्ट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्री ग्लूकोज टू द ब्लड। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन दिस ग्लूकोज इज देन यूज्ड अप बाय द बॉडी। नाउ कम्स इट्स सिग्निफिकेंस कि इसकी ज़रूरत किस चीज़ के लिए है। तो सबसे जो पहली इंपॉर्टेंस है इस पाथवे की वो तो इसी चीज़ के लिए है कि रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जब भी ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो उसे नॉर्मल पर वापस लाने के लिए इस पाथवे की रिक्वायरमेंट है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि मसल्स के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी का सोर्स है यहाँ पर। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ज़रूरी है इन द मसल्स फॉर द मसल कंट्रैक्शन। फिर उसके बाद जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं दैट इज़ जब भी जो एड्रेनलिन हार्मोन्स हैं, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स हैं, जब भी वो रिलीज़ होते हैं उस टाइम पर भी ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के लिए बढ़ जाती है। तो उस टाइम पर जो ग्लूकोज है वो इसी पाथवे के थ्रू बॉडी को मिलता है। देन इन लिवर इट्स ब्रेक डाउन रिलीजेज ग्लूकोज और ये जो ग्लूकोज है इट इज़ देन टेकन अप बाय द अदर सेल्स। क्योंकि आई टोल्ड यू जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि लास्ट स्टेप में रिक्वायर्ड है वो बॉडी में कहीं और नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ लिवर में प्रेजेंट है। इसीलिए लिवर के अंदर ही जो ग्लूकोज है वो बनेगा फ्रॉम द ग्लाइकोजन एंड देन दिस ग्लूकोज विल बी ट्रांसफर टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर द यूज़। एंड देन लास्ट कम्स इट्स रेगुलेशन। तो अब इसका रेगुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर टाइम अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता रहा इनटू ग्लूकोज तो ब्लड शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा दैट इज़ अगेन हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में किसी तरह की रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इस रेगुलेशन के लिए जो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर द ग्लूकागॉन hormone, insulin hormone and epinephrine hormone. So there is two types of regulation. One will be the stimulation and second one will be the inhibition. लिवर में ग्लूकागॉन काम करता है और लिवर और मसल दोनों में ही एपिनेफ्रिन भी काम करता है। ये दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस को वाया जो कैंप प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेशन कास्केड है जो हमने सबसे पहले स्टेप में देखा था कि किस तरह से जब एपिनेफ्रिन आता है फिर एडिनल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, फिर एटीपी का कैंप में कन्वर्जन होता है दैट इज साइक्लिक एएमपी में कन्वर्जन होता है, फिर प्रोटीन काइनेज ए बनता है। तो इस तरह से एक कास्केड स्टार्ट हो जाता है। तो इस कास्केड को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों हार्मोन्स की ज़रूरत है। लिवर में ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन दोनों की रिक्वायरमेंट है और मसल में सिर्फ एपिनेफ्रिन की रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा एंड देन देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज विच आई टोल्ड यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम क्योंकि उसके बाद होने वाले जितने भी स्टेप्स हैं उन सब के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की रिक्वायरमेंट है। द सेकेंड रेगुलेशन इज ऑफ द इनहिबिशन। इनहिबिशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इट इज़ द इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन कैसे इनहिबिट करता है, इट डीफॉस्फोराइलेट्स। तो ये डीफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। वाया डीफॉस्फोराइलेशन ये इनहिबिशन करवाता है that is inactivation of glycogen phosphorylase. So this was how this pathway is hormonally regulated pathway. So this was all about glycogenolysis. For your queries you can write me down in the comment section.